बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमारी क्यूएम की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डिस्कशन चल रही थी और हमने भी रिसेंटली स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 11 प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट्स कंप्लीट किया और उससे पहले क्यूएम का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया और 4 हमारा रहता है अभी। ठीक है जी। तो फिलहाल हम अभी फाइनेंस डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला नाउ इन दिस वीडियो। Before going and to discuss simple and compound interest, you have to memorize all formulas related to finance. ठीक है, क्योंकि जितने फॉर्मूलाज में ग्रिप आपकी ज्यादा होगी इस चैप्टर में पर्टिकुलरली, उतना फाइनेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। और याद रखिएगा, फाइनेंस बिल्कुल भी मुश्किल टॉपिक नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल टॉपिक नहीं है। पता नहीं बच्चे से क्यों घबराते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं इसे, हालांकि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। तो कुछ चीज़ों को बस आपने माइंड में रखना है और चीज़ें बड़ी सिंपल हैं, बहुत ही सिंपल। अभी मैं आपसे कुछ डिस्कस करूंगा तो यू हैव टू रियलाइज दैट थिंग्स आर सो सिंपल एंड इजी। यू फील कंफर्ट आफ्टर दिस डिस्कशन इंशाल्लाह ताला। ठीक है। और एक और बात, आपने क्वेश्चंस को रीड करना सीखना है। समटाइम्स नॉर्मली जो प्रॉब्लम आती है फाइनेंस में स्टूडेंट को सिर्फ ये आती है कि स्टूडेंट्स आर अनएबल टू रीड क्वेश्चन, अनएबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। वो क्वेश्चन को केयरफुली रीड ही नहीं करते, जिसकी वजह से क्वेश्चन को समझ ही नहीं आ रहा होता। तो थोड़ी देर रुककर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे, क्वेश्चन इटसेल्फ स्पीक्स के विच फॉर्मूला अप्लाई ऑन मी। ठीक है। तो अभी इंशाल्लाह ताला इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि फाइनेंस में पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स को बहुत ही प्रॉब्लम आ रही होती है, तो इस बार मैंने यही इरादा किया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर जाने से पहले इस फाइनेंस का मैं एक ओवरव्यू दे दूंगा। ठीक है। कुछ फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कशन कर लूंगा, कुछ कंसेप्ट्स के बारे में एक लाइटर मोड में, एक कंप्रीहेंसिव और एक फास्टर मोड में आपसे डिस्कशन कर लूंगा। नॉट टू मच डिटेल, क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है, रिवीजन है, तो इतनी डिटेल हमें रिक्वायर्ड नहीं। ठीक है। लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस फाइनेंस में। हमने जो डिस्कशन करनी है, इसमें जो हमने टॉपिक डिस्कस करने हैं वो सिंपल इंटरेस्ट डिस्कस करना है और उसके बाद हमने कंपाउंड डिस्कस करना है। इन दोनों का ताल्लुक जो है चैप्टर नंबर 5 से। ठीक है, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के। फिर एनविटी, परपेचुटी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, आईआरआर, ये तीनों हजरात आएंगे चैप्टर नंबर 6 में। तो फिलहाल हम चैप्टर नंबर 5 की बात करेंगे। मैं डिटेल डिस्कशन नहीं करने वाला, बस एक कंप्रिहेंसिव ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ आपको, ताकि जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डिस्कशन करें यू फील कंफर्ट। ठीक है जी। अच्छा जी। और ये एक कहानी है, खैर ये लेक्चर की कहानी है, आप इग्नोर मारें इसको। ठीक है जी, इग्नोर दिस। अच्छा जी। तो अब यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिक सा डिफरेंशिएट करवाता चले जाऊँ। मिस्टर ए ने फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज बैंक में क्या किए, जमा करवाए। ठीक है। और बैंक ने कहा कि हम आपको 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे। और मिस्टर ए ने जो 10,000 रुपये बैंक में जमा करवाए, फॉर एग्जाम्पल 3 सालों के लिए करवाए। ठीक है। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट से देखें तो क्या पिक्चर सामने आती है। तो सिंपल इंटरेस्ट में होता ये है कि मिस्टर ए ने ये जो 10,000 जमा करवाए थे, मान लीजिए 1 जनवरी 2020 को जमा करवाए। ठीक है। तो 1 जनवरी 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020 पूरा साल गुजर गया। यहाँ से पूरा एक साल गुजर गया, मिस्टर ए ने बैंक के पास पैसे जमा करवाए हुए। तो 31 दिसंबर को जब पूरा साल खत्म हो गया, तो बैंक ने क्या किया, 10,000 के ऊपर 10%, एक साल गुजर गया, तो बैंक ने क्या किया, 1,000 रुपया इंटरेस्ट मिस्टर ए के बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, जमा कर दिया। तो अब मिस्टर ए के अकाउंट में एक साल गुजरने के बाद, यानी कि यहाँ पे खड़े होकर देखें तो मिस्टर ए के बैंक अकाउंट में कितने पैसे जमा हो गए, क्योंकि 10,000 तो मिस्टर ए ने बैंक में जमा करवाया था, नहीं तो मिस्टर ए घर से लेकर आया था, उसके अपने पैसे थे। तो 10,000 ये हो गया और 1,000 ये हो गया। तो एक साल बाद मिस्टर ए के पास 11,000 रुपये बैंक में हो जाएंगे। ठीक है। अब दूसरा साल जैसे शुरू हुआ 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021, अब ये जो एक साल गुजर गया, इस एक साल गुजरने के बाद बैंक क्या करेगा, दोबारा क्या करेगा, जो भी अमाउंट होगी उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा। तो देखें, बैंक ने क्या किया, ये जो अमाउंट मिस्टर ए ने जमा करवाई थी, उसी अमाउंट के ऊपर बैंक ने दोबारा 10% चार्ज किया, सॉरी दोबारा 10% मिस्टर ए को पे किया 1 ईयर के लिए, और दोबारा 1,000 रुपया पे कर दिया। फिर तीसरा साल आया, तो तीसरे साल बैंक ने फिर ऐसा ही किया। तो बैंक ने क्या किया, जितने मिस्टर ए ने पैसे जमा करवाए थे उसी के ऊपर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया एक साल के लिए, और फिर 1,000 रुपये मिले।
इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट ये है, सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है, बैंक उसी प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता रहता है या इंटरेस्ट पे करता चला जा रहा होता है। और जो सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट अमाउंट आ रही होती है वो एक फिक्स होती है, यानी कि जो पहले साल अमाउंट आएगी दूसरे साल भी वही आएगी, तीसरे साल भी होगी। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है जी। और इसके जो रिवर्स है, रेसिप्रोकल है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट इस तरह से वर्क नहीं करता। फॉर एग्जांपल सेम स्टोरी है, 10,000 रुपीज मिस्टर ए ने जमा करवाए बैंक में, साल गुजरा तो बैंक ने 10,000 के ऊपर 10% जो है मिस्टर ए को इंटरेस्ट दिया, 1,000। तो जब एक साल गुजर गया, अब देखें बैंक के पास टोटल कितने पैसे हो गए, 10,000 प्लस 1,000। तो अब बैंक में मिस्टर ए के अकाउंट में 11,000 रुपए जमा हो गए। और जब दूसरा साल खत्म होगा तो बैंक क्या करेगा, सिंपल इंटरेस्ट की तरह 10,000 पर नहीं लगाएगा, बल्कि इन दोनों अमाउंट को क्या करेगा, जमा कर लेगा, टोटल कर लेगा। तो 11,000 के ऊपर 10% इंटरेस्ट चार्ज करेगा, और दूसरे साल के आखिर में हमें पहले से ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, 1,100 रुपये, 1100। अब जब तीसरा साल स्टार्ट होगा तो देखें 11,000 रुपये पहले थे और 1,100 रुपये इस साल आए, इन दोनों को जमा कर लिया, जब इन दोनों का टोटल किया तो कितना बन गया, 12,100। तो तीसरे साल खत्म होने में बैंक क्या करेगा, 12,100 के ऊपर 10% इंटरेस्ट चार्ज करेगा, और ये बन जाएगा 1210, ठीक है। तो इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी पॉलिसी है जहां पे इंटरेस्ट मिलता है या बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा, नॉट ऑन प्रिंसिपल अमाउंट बल्कि एक्यूमुलेटेड अमाउंट, ठीक है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, जो कि कैलकुलेट होता है एक प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर, और दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि कैलकुलेट होता है एक्यूमुलेटेड अमाउंट पर, ठीक है नी। तो ये बेसिक्स है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इनके फॉर्मूलाज। अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट के केस में इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करनी है, क्या करनी है, अगर मुझे इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करनी है सिंपल इंटरेस्ट के केस में, तो फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू के, पी आर टी। पी प्रिंसिपल अमाउंट है, ये वो अमाउंट होती है जो हमने इन्वेस्ट की होती है। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है एनुअली, और टी टाइम पीरियड होता है, ये भी एनुअली होता है, आर भी एनुअली, टी भी एनुअली। तो ये इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट के केस में, और ये अगर इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आई इज इक्वल टू पी आर टी फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, ये मैंने एब्रीवेशन अपने लिहाज से बनाए हुए हैं, ठीक है ना। तो मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ एब्रीवेशन होती हैं। अब क्योंकि हमने इनको क्या करना था, एक सिंबल के तौर पर यूज करना होता है, तो आपको जो इजी लगता है, समटाइम फ्यूचर वैल्यू के लिए एस भी यूज कर रहे होते हैं, ठीक है नी। फ्यूचर वैल्यू अगर हमने फाइंड करनी है सिंपल इंटरेस्ट के केस में, तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर टी। इस 1 प्लस आर टी को अक्यूमुलेटिंग फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्यूमुलेटिंग फैक्टर। अक्यूमुलेटिंग फैक्टर क्या काम करता है, अक्यूमुलेटिंग फैक्टर प्रेजेंट को क्या करेगा, प्रेजेंट को इंक्रीज करेगा और फ्यूचर में तक ले जाएगा। और अगर मुझे फ्यूचर वैल्यू चाहिए तो यही सारा एक्यूमुलेटिंग फैक्टर एफ से डिवाइड हो जाएगा, तो ये पावर 1 में बन जाएगा, अगर हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो अब अगर ये -1 पावर में आ रहा है, इसका मतलब अब ये एक्यूमुलेटिंग फैक्टर नहीं है, डिस्काउंटिंग फैक्टर बन गया। और जो डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है उसका काम क्या होता है, किसी भी चीज को डिक्रीज करना। तो फ्यूचर से डिक्रीज होकर कहाँ पहुंच जाएंगे, प्रेजेंट में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम एक टाइमलाइन बनाएं, दिस इज अवर टाइमलाइन, दिस इज जीरो, जीरो मीन टुडे आज, और दिस इज द फ्यूचर। तो अगर हम फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं तो ये एक्यूमुलेटिंग फैक्टर लग रहा है। अगर हम फ्यूचर से वापिस आ रहे हैं प्रेजेंट की तरफ, तो यहाँ पे ये डिस्काउंटिंग फैक्टर लग रहा होता है, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूलाज हमें हर हाल में आने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर हमें इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करनी है अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट, तो फॉर्मूला ये होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू डबल ब्रैकेट। यहाँ पे याद रखिएगा, ये डबल ब्रैकेट लगाना है, एक ये वाली ब्रैकेट और एक ये वाली ब्रैकेट। सिंगल ब्रैकेट लगाएंगे आंसर गलत आएगा। तो P इंटू डबल ब्रैकेट, ये फॉर्मूलाज में ये अल्फाज याद कर लें। P इंटू डबल ब्रैकेट 1 प्लस आई टू रेज पावर n माइनस 1, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बन गया। अगर कंपाउंडिंग में फ्यूचर वैल्यू तक पहुंच रहे हैं तो P इंटू 1 प्लस आई टू रेज पावर n, ठीक है। तो कंपाउंडिंग में टाइम n पावर में आ रहा होता है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में टाइम r से मल्टीप्लाई हो रहा होता है।
और ये जो आर था मैंने कहा था कि हमारे पास एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और टी टाइम पीरियड है, जबकि आई जो है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, ये हमारे पास पीरियोडिक रेट होता है। क्या होता है? पीरियोडिक रेट होता है। ये पीरियोडिक रेट के ऊपर थोड़ी सी बात करूंगा अभी थोड़ी देर तक। और एन जो होता है ये नंबर ऑफ पीरियड्स होते हैं, ठीक है जी, कि हमारे पास टोटल कितने पीरियड्स बने हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर भी देख लेंगे, बात कर लेंगे। अच्छा जी, और अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू पर आना है तो ये जो एक्यूमुलेटिंग फैक्टर है इसको क्या करूंगा, एफ से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास एन जो है नेगेटिव पर आ जाएगा जब मुझे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये तीन फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट के लिए पता होना चाहिए, और तीन फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट के हमें पता हर हाल में होने चाहिए, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट एक बात और बतानी है, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका, सिंपल इंटरेस्ट में आई इज इक्वल टू पी आर टी होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ठीक है, और पी प्रिंसिपल अमाउंट होती है, वो अमाउंट जो हमने इन्वेस्ट की होती है, आर नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट से, टी टाइम पीरियड है, 1+RT क्या होता है, ये प्रेजेंट को इंक्रीज करके फ्यूचर पे ले जाता है, दैट्स वाई इसको एक्यूमुलेटिंग फैक्टर कहते हैं। और जो -1 होता है ये क्या करता है, फ्यूचर से प्रेजेंट पर आ रहा होता है, वैल्यूज को डिक्रीज कर रहा होता है, दैट्स वाई इसको डिस्काउंटिंग फैक्टर कहते हैं। समथिंग इज इंक्रीज accumulating factor, something is going to be decrease discounting factor। और फ्यूचर वैल्यू के ढेर सारे नाम है, ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काम आ जाएगा। फ्यूचर वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू भी कहते हैं, ऑब्लिगेशन ड्यू भी कहते हैं, एक्यूमुलेटेड अमाउंट भी कहते हैं, मैच्योरिटी वैल्यू भी कहते हैं, और प्रेजेंट वैल्यू के ढेर सारे नाम है, अमाउंट बोरो, डिपॉजिटेड, इन्वेस्टेड अमाउंट, लेंट, सारे नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है। आर हमारे पास हमेशा एनुअल पर होता है, और ये नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। टाइम पीरियड मुख्तलिफ टाइम फ्रेम में हो सकता है, ये टाइम ईयरली भी हो सकता है, सालाना भी हो सकता है, सेमी एनुअली मीन हर 6 माह बाद, एवरी 6 मंथ भी हो सकता है, क्वार्टरली, एवरी 3 मंथ, बाई मंथली, एवरी 2 मंथ, मंथली, एवरी मंथ, वीकली, साल में 52 वीक्स होते हैं, डेली, ऑरली और कंटिन्यूसली, ठीक है जी। चलिए हाँ, आज यहाँ पर आ जाए जरा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के भी हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे कि कंपाउंड इंटू पी इंटू 1+i⁻⁻1। तो देखें इस आई को मैंने कहा था, ये जो आई है ना पीरियोडिक रेट है, तो यहाँ पे देखें ये जो आई है ना ये हमारे पास पीरियोडिक रेट है। अब पीरियोडिक रेट कैसे जनरेट होता है, पीरियोडिक रेट कैसे बनता है, पीरियोडिक रेट बनता है कि जो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना आर, इसको डिवाइड कर दूं एम। एम क्या है, मेरे पास कंपाउंडिंग पीरियड है, कंपाउंडिंग पीरियड का मतलब है कि क्या ये मंथली है, क्या ये सेमी एनुअली है, क्या ये क्वार्टरली है, दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग पीरियड्स, ठीक है। तो अगर एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट को, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंपाउंडिंग पीरियड से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आई बन जाता है। तो खैर ये आर और एम सोचने की जरूरत नहीं है, बस आपने ये याद रखना है, कंपाउंडिंग में जो कंपाउंडिंग पीरियड्स होंगे वो क्वार्टर भी हो सकते हैं, मंथली भी हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन को यहीं से चेंज कर लिया करेंगे। कैसे, मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ यहीं पर ही, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपाउंडिंग मंथली है, कंपाउंडिंग मंथली का मतलब है कि हर महीने बैंक इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो हमने क्या करना है, यहाँ से डिवाइड कर देंगे और एन को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। तो देखें ये आई जो है ये ऑटोमेटिकली आर ओवर एम बन जाएगा, और ये जो एन होगा ये ऑटोमेटिकली टाइम पीरियड, फॉर एग्जांपल 3 इयर्स हैं, तो 3 को हम मंथ से 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एन बन जाएगा। यानी कि ना भी याद रखें तो कोई मसला नहीं है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन में इसको कंसीडर कर लेते हैं। जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हम आई बाय डिफॉल्ट बना ही रहे होते हैं ऑटोमेटिकली आर ओवर एम। फॉर एग्जांपल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, ठीक है जी, और हमारे पास कंपाउंडिंग क्वार्टरली है, तो 10% को 4 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, और 4 से यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और टाइम फॉर एग्जांपल अगर 2 ईयर है तो 2 यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास फॉर इंस्टेंस हो सकता है वो कहते हैं कंपाउंडिंग सेमी एनुअली, अगर 10% कंपाउंडिंग सेमी एनुअली 2 ईयर्स के लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक 10% कंपाउंडिंग सेमी एनुअली का मतलब एवरेज 6 मंथ, तो साल में 2 सेमी एनुअली होते हैं, तो 2 से डिवाइड कर दिया, और टाइम हमारे पास 2 ईयर था, और इसका मतलब 2 साल में कितने सेमी एनुअली होंगे, टोटल 4 हो जाएंगे। तो इस तरह से हम बाय डिफॉल्ट करते जा रहे होंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन फर्दर प्रैक्टिस जो होगी इसकी वो क्वेश्चन में करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं जनाब। अच्छा एक बात और कीमती बात याद रखनी है
कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना और टाइम पीरियड है ये लाइक विद लाइक होने चाहिए। लाइक विद लाइक का मतलब क्या, अगर ये टाइम जो है ये ईयरली है, सालाना है, तो टाइम पीरियड अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम पे है तो टाइम पीरियड भी ईयरली होना चाहिए, पर एनम होना चाहिए, ठीक है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथली है, ठीक है, तो टाइम पीरियड भी हमारे पास मंथली होना चाहिए। ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, कन्वर्जन करके इनको सेम करेंगे। फॉर एग्जांपल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% एनुअली है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सालाना है। अब वो कह रहा है 6 सेमी एनुअली, टाइम पीरियड क्या है 6 सेमी एनुअली है, तो 6 सेमी एनुअली में कितने एनुअल होंगे, तो मैं 6 को 2 से डिवाइड करूंगा तो देखें 3 साल होंगे। तो देखें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी एनुअल है, 3 ईयर, ये भी मेरे पास क्या हो गया, एनुअल हो गया। तो इस चीज का क्वेश्चन में लाजमी ख्याल रखना आपने, ठीक है जी। और इसी तरह अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेमी एनुअली है और उसने क्वेश्चन में हमें 2 ईयर दिए हुए हैं, अब आप दो काम कर सकते हैं, या इस सेमी एनुअली को ईयर में ले जाएं, ईयर में ले जाएं, या इस 2 ईयर को सेमी एनुअली में कन्वर्ट कर लें, एज पर योर कन्वीनियंस, ठीक है जी। तो अगर आप इस सेमी एनुअली को सेमी एनुअली में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 2 साल है, तो 2 साल में कितने सेमी एनुअली होंगे, 2 इंटू 2 करेंगे तो 2 सालों में 4 सेमी एनुअली हो जाएंगे। तो देखें टाइम भी किस में आ गया, सेमी एनुअली में आ गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी पहले ही सेमी एनुअली में था, ठीक है। या हम क्या करेंगे, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को ईयर में ले जाएंगे, ठीक है। ये फर्दर हम क्वेश्चंस में प्रैक्टिस की कर लेंगे। अच्छा, ये बात एक बताना जरूरी थी, एक दो फॉर्मूलाज और है उसके बारे में जरा देख लेते हैं। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसके बारे में जरा जानना जरूरी। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्या, ठीक है। अच्छा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है कि ये एक ऐसा रेट है कि जो एनुअल बेसिस पर कैलकुलेट नॉर्मली हुआ करता है। इफेक्टिव रेट हमेशा एनुअल बेसिस पर इक्विवेलेंट रेट होता है कंपाउंडिंग एनुअल के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है 10% कंपाउंडिंग सेमी एनुअली, ठीक है, या 10% कंपाउंडिंग क्वार्टरली है, और मैं चाहता हूं कि मुझे पता चल जाए कि कंपाउंडिंग एनुअली क्या रेट है, और कंपाउंडिंग क्वार्टरली से मैं जानना चाहता हूं कंपाउंडिंग एनुअली क्या रेट है। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ये ऐसा तरीका है जो डिफरेंट टाइम फ्रेम के रेट ऑफ इंटरेस्ट को इक्विवेलेंट पर ले आता है उसी इंटरेस्ट रेट के, अगर वो एनुअल बेसिस पर होता। इन सिंपल टर्म्स इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट कंपाउंडिंग पीरियड को एनुअल बेसिस पर ले आता है। सिंपल ये करना है, ठीक है जी। तो ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो कि एक इक्विवेलेंट रेट है किसके, कंपाउंडेड एनुअल के, ठीक है। ये फॉर्मूला, अब इसका फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू 1 प्लस आई टू रेज पावर m माइनस 1। 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि आपको पता है कि रेट हमेशा परसेंटेज में होता है, तो बस ये फॉर्मूला याद कर लें, E इज इक्वल टू 1 प्लस आई टू रेज पावर m। तो I वही है कंपाउंडिंग, m वही है कंपाउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वार्टर होगा तो I को 4 से डिवाइड कर दूंगा और m की जगह ये 4 क्वार्टर आ जाएंगे, ठीक है नी। बस ये दैट्स इट करना। एक और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला ये है one nominal rate to another nominal rate। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर कि मेरे पास 10% कंपाउंडिंग सेमी एनुअली है, ओहो 10% कंपाउंडिंग सेमी एनुअली है, मैं जानना चाहता हूं कि सेमी एनुअली से मैं जानना चाहता हूं कि मुझे पता चल जाए कि कंपाउंडिंग मंथली रेट क्या होगा। यानी कि मैं सेमी एनुअली से कंपाउंडिंग मंथली में जाना चाहता हूं, ठीक है। या कुछ भी कर लें, मैं कंपाउंडिंग क्वार्टर से कंपाउंडिंग सेमी एनुअली पे जाना चाहता हूँ, यानी कि एक नॉमिनल रेट से मैं दूसरे नॉमिनल रेट में शिफ्ट होना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूं, तो इसके लिए बड़ा आसान सा एक तरीका है, दोनों के इफेक्टिव रेट को इक्वल कर लें, क्योंकि इस कंपाउंडिंग सेमी एनुअली का जो इक्वलेंट रेट होगा वो भी इफेक्टिव रेट होगा, और इस कंपाउंडिंग मंथली का जो इफेक्टिव रेट होगा वो भी एनुअली होगा। तो यहाँ पर दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे में शिफ्ट हो सकते हैं। तो अगर मुझे एक नॉमिनल रेट से दूसरे नॉमिनल रेट में शिफ्ट होना है तो मैं क्या करूंगा, दोनों के इक्विवेलेंट जो रेट होंगे उनको इक्वल कर दूंगा। तो आपने क्या करना है, ये इक्विवेलेंट रेट को बराबर करके अब वन नॉमिनल रेट से दूसरे नॉमिनल रेट पर शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है जी। जैसे कि एग्जांपल ये देख भी लीजिएगा कि
चले एक इसका क्वेश्चन आना, फिर मैं वहीं पे इसको डिस्कस कर लूंगा। तो ये फॉर्मूलाज आपको लाजमी आने चाहिए, ठीक है जी। चलें देख लेते हैं। इफ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली, उसने बताया कि एक नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है वो 8% कंपाउंडेड क्वार्टर है। मुझे बताओ फाइंड कंपाउंडेड मंथली, कंपाउंडेड मंथली बताओ क्या है। तो देखें कंपाउंडिंग क्वार्टर से कंपाउंडिंग मंथली की तरफ आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों के इफेक्टिव रेट को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। तो पहले का इफेक्टिव रेट 8% कंपाउंडेड क्वार्टर से लगेगा, जैसे कि 1 प्लस आई, आई कितना है, आई बनाना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% हो गया। क्वार्टर है तो ये 4 से डिवाइड कर देते, तो देखें ये आई बन गया, ठीक है। और पावर एम यानी कि 4 डिवाइड होगा, ऊपर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। तो ये इफेक्टिव रेट आ गया 8% कंपाउंडेड क्वार्टर का। अब ये इफेक्टिव रेट आएगा कंपाउंडिंग मंथली का, तो ये कैसे आएगा, 1 प्लस आई अवर कंपाउंडिंग मंथली है, इधर एम आ जाएगा, ये हमें आर फाइंड करना है, ये आर आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा 12 -1, तो ये -1 से कैंसिल हो जाए तो ना ही लगाए। तो क्या करेंगे, अब यहाँ से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो हमारे पास जो ये वाला आर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 7.95%, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करनी। एक लास्ट फॉर्मूला, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग ग्रोथ एट एक्सपोनेंशियल रेट। अगर कंटिन्यूस कंपाउंडिंग हो रही है, वो ये नहीं कह रहा कंपाउंडिंग मंथली, कंपाउंडिंग डेली, बल्कि कंपाउंडिंग डेली या उससे भी कम, यानी कि अगर इनफिनिट नंबर ऑफ पीरियड्स के लिए, यानी कि मुसलसल कंपाउंडिंग हो रही है। और मुसलसल कंपाउंडिंग की सिर्फ एक ही लाइव एग्जांपल है, वो कि स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज करना, जो कि हर लम्हे ब लम्हा शेयर की वैल्यू जब इंक्रीज हो रही होती है, तो वहां पे से कंपाउंडिंग कंटिन्यूस लग रहा होता है। तो ये कंपाउंडिंग कंटिन्यूस का फॉर्मूला है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ई। ये जो ई होगा ये इक्विवेलेंट रेट नहीं होगा, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है, जो कि कैलकुलेटर में बाय डिफॉल्ट आपके बना होता है, ठीक है। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट टी टाइम, तो ये कंटिन्यूस कंपाउंडिंग फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो बस ये मैक्सिमम वो फॉर्मूलाज थे जो कि यूज होंगे आपके सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर में। होप सो यू रिवाइज्ड ऑल दी फॉर्मूला। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। होप सो इससे आपका फायदा होगा, ठीक है। इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डिस्कशन करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा बहुत। अल्लाह।